Dimensions of a physical quantity. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें हमको डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी की कौन कौन सी हमको फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, तो देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी हम वही लेंगे जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लेकर चलेंगे, जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन को लिखेंगे बेटा कैपिटल एल विद इन अ ब्रैकेट। कैपिटल एल सर ये बीच के टॉपिक्स छोड़ने हैं क्या? कौन से बीच के टॉपिक? इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कोई काम के टॉपिक्स नहीं है। ये आप ओके सर। सिलेबस में देखेंगे ना, तो सिलेबस में भी मेंशन नहीं है सारी चीजें। मैं आपको ओके सर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपका सबसे पहले नीड फॉर मेजरमेंट है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फिर उसके बाद सीधा है लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस यही है। तो ये आपका ओके सर। सिलेबस है। तो बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तो जो भी चीज जरूरत की होगी वो मैं करवा दूंगा, जो नहीं होगी उसकी आप चिंता मत करो। मैं सब जो बेकार की चीजें वो नहीं करवा रहा। अब देखिएगा इसमें है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला है डायमेंशन ऑफ लेंथ, दूसरा है डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास। तो मास को कैसे लिखेंगे? जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखा है, ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल एम मास के लिए। थर्ड है डायमेंशन ऑफ टाइम, तो कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। फिर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिखेंगे कैपिटल ए। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर इज फॉर कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए लिख लिया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर फिफ्थ है, फिर है फिफ्थ है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो केल्विन को लिख लेते हैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर छठा है डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये है सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, इसको लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद सातवां है डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल, तो एम ओ एल, ये और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने कहा कि डायमेंशन ऑफ लेंथ कैपिटल एल, डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल टी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर कैपिटल के। तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं
ये जो भी मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास यही होती हैं 7, जिनको हम बोलते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम जानते हैं कि कभी भी कोई बल्ब या कोई ट्यूबलाइट जब रोशनी करता है तो वो जो रोशनी होती है उसको हम बोल देते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई बल्ब कितना ज्यादा रोशनी कर रहा है, कितना ज्यादा ब्राइट है, उसको हम बोलेंगे कि उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। जिसकी ब्राइटनेस, जिसकी रोशनी कम है, हम बोलेंगे उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं सीडी। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं के। करंट की यूनिट एम्पियर, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं ए। जो टाइम है, टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है लेकिन उसको लिखा जाता है कैपिटल टी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला में टाइम के लिए लिखेंगे कैपिटल टी, मास के लिए लिखेंगे कैपिटल एम, और लेंथ के लिए लिखेंगे कैपिटल एल। और हमारा काम जो है 99% क्वेश्चंस का जो काम है वो एल, एम और टी इनसे ही चल जाएगा। जिसमें हमें सीक्वेंस ये याद रखना है कि पहले लिखना होता है एम, फिर लिखना होता है एल और फिर लिखना होता है टी। एम, फिर एल, फिर टी, पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम। तो ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करना होता है। अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे ये देखिएगा। आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। कोई भी एक टर्म दे दी जाएगी, बोलेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो वो कैसे करोगे आप देखो। हाँ, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखूंगा, एग्जांपल्स देखकर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हेडिंग डालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला में जैसे हमने पहला है मान लो एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं इसका। तो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो पहला है एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो लेंथ है, लेंथ भी तो, लेंथ की यूनिट भी तो मीटर होती है, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होती है। तो अगर मान लीजिए मैं ये देखूं कि लेंथ को जो हम मेजर करते हैं, तो लेंथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो लेंथ है वो भी इसमें ही एल की कैटेगरी में आती है। और जो ब्रेथ है, वो ब्रेथ जो है वो भी तो मीटर में ही मेजर करी जाती है, तो वो भी तो एल की कैटेगरी में आएगा। ये समझ में आता है कि नहीं। लेंथ और ब्रेथ दोनों लेंथ की ही कैटेगरी में आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही यूनिट जो है वो मीटर ही है। तो लेंथ जो है उसके लिए भी मैं एल लिखूंगा, कैपिटल एल, और ब्रेथ के लिए भी मैं कैपिटल एल लिखूंगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम। मास तो इसमें है ही नहीं, तो एम की पावर 0। लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एल की पावर 2, और टाइम आ ही नहीं रहा, तो टी की पावर 0। और इसको ऐसे लिखेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। बताइए समझ में आ गया। सर इसमें यस एम और सर। टी लिखना जरूरी। हाँ, ये लिखना जरूरी होता है, एम, एल और टी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि मैं एम, एल और टी लेकर चलूंगा। और मैं 99% बोल रहा हूँ, जबकि 100% क्वेश्चंस में आपको आगे वाली जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका लेंथ, मास और टाइम से ही काम चल जाएगा। सीक्वेंस याद रखना, पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का। समझ गए बेटा, सभी को क्लियर है, बताइए विदुषी। सर बस इतना ही था। बस इतना ही था। यस सर। ओके। लक्ष्य, दिवस, भव्या, अंशित, समझ गए सभी। यस सर। चलिए ठीक है। अब मैं जरा इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होती है, हाइट की यूनिट भी मीटर होती है। तो यानी कि तीनों के तीनों लेंथ की कैटेगरी में ही लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा L इंटू एल इंटू एल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा बेटा m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। ये वॉल्यूम हुआ। थर्ड देखते हैं डेंसिटी।
डेंसिटी जो है, डेंसिटी होता है ये, डेंसिटी किस तरीके से निकाला जाता है, मास पर Mass यूनिट upon वॉल्यूम, volume. मास अपॉन वॉल्यूम को ही तो डेंसिटी बोलते हैं, सभी को क्लियर है Yes, sir. ना? तो Yes, डेंसिटी sir. का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, अब मास जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, मास आएगा कैपिटल एम की कैटेगरी में, है ना, मास इसमें आ गया मास की कैटेगरी में। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि एल इनटू एल इनटू एल, तो ये हो गया एल की पावर 3। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m केवल एक बार है तो मैं लिखूंगा m की पावर 0, लेंथ जो है ये 3 टाइम्स है लेकिन डिनोमिनेटर में है, ऊपर आकर हो जाएगा l की पावर -3, और जो टाइम है वो है ही नहीं तो लिखेंगे t की पावर 0। m केवल एक बार है तो m की पावर 1। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगला देखेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी। अगला एग्जांपल है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? देखिए स्पीड जो है, स्पीड तो होती है एक स्केलर क्वांटिटी, तो मतलब स्पीड तो हमने ये बता दिया कि स्पीड जैसे 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है। अगर हम ये कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारी दे रखी है स्पीड, और अगर हम ये बोलते हैं कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। तो जहां स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। समझ गए? Yes, sir. तो ये है स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्पीड या वेलोसिटी का, ये क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह से लेंथ ही तो है, तो डिस्टेंस आ गया लेंथ की कैटेगरी में, और टाइम जो है वो तो टाइम है ही, तो टाइम की कैटेगरी टी, तो एल अपॉन टी बन गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, मास तो इसमें है नहीं तो एम की पावर 0, एल न्यूमरेटर में है तो एल की पावर 1, और टी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आकर हो जाएगा टी की पावर -1। एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये फिफ्थ है, फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। कोई भी चीज अगर आप भूल चुके होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कि आप ये बताइए कि 20 मीटर पर सेकंड तो इनिशियल वेलोसिटी थी और 40 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, आप फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 40 माइनस 20 आप बता देंगे कि 20 मीटर पर सेकंड ये आपकी हो गई चेंज इन वेलोसिटी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी यूनिट भी तो मीटर पर सेकंड ही आएगी। ये समझ में आता है कि नहीं? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता? मेरी बात सुनो, अभी मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं करी। तो मीटर पर सेकंड हो गई चेंज इन वेलोसिटी, ये समझ में आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड हो गई, ये क्लियर है? Yes, फिर sir. आप एक बार फिर से बता दो। दोबारा देखिएगा,
अगर मान लीजिए कोई ये बोलता है कि मेरी एज 20 ईयर्स है और मेरे भाई की एज 15 ईयर्स है, तो अगर कोई ये पूछे कि आप दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 माइनस 15 करूंगा। तो मैं डिफरेंस जो है वो बताऊंगा कि डिफरेंस 5 ईयर्स का है। तो इसका मतलब मेरी जो एज है उसकी यूनिट भी मैंने क्या ली थी, ईयर्स में। जो मेरे भाई की एज है उसकी यूनिट भी मैंने क्या ली थी, ईयर्स में। तो जब दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस भी तो ईयर्स में ही आएगा। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की यूनिट जो है वो भी मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट वो भी मीटर पर सेकंड। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो भी तो मीटर पर सेकंड में आएगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो चेंज इन वेलोसिटी जो है इसकी यूनिट आ गई बेटा मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है इसकी यूनिट आ गई सेकंड, डिनोमिनेटर में है ये। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पता है सबको, Yes, sir. है ना? बताइए कनिष्क, ये चीज मालूम है? Yes, sir. विदुषी, लक्ष्य है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब मीटर जो है, मीटर होती है लेंथ की यूनिट, तो मीटर का मतलब हो गया एल। और जो सेकंड है वो किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट, तो इसका मतलब हो गया टी। तो टी की पावर -2। अब मास इसमें है ही नहीं, एल की पावर 1 कर दिया, तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। बताइए क्लियर है? हो गया, समझ रहे हो? Sir. ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा छठा, छठा देखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब मास जो है, मास की यूनिट जो है, मास किसके कौन से उसमें आ गया, मास वाले में, एम में। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। Okay. तो जो वेलोसिटी है वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, एल अपॉन टी। तो एल अपॉन टी ये हो गया वेलोसिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी, अगला एग्जांपल देखते हैं, फोर्स। Mass into acceleration. और मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या हो गया, मास तो हो गया बेटा एम, और एक्सेलरेशन का मैं देख चुका हूँ, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। और यहाँ जो ये एम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एम की पावर 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बन जाएगा एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -2 विदिन अ स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गए? Yes, sir. ये फोर्स हो गया। फोर्स के बाद में बेटा वर्क। वर्क का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला Force किसी into को याद हो? distance. कितना? Force into distance. बिल्कुल सही, फोर्स इनटू डिस्टेंस। करिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, पानी पीकर आ रहा हूँ 1 मिनट में। अभी Yes, two. m1 L2 टी की पावर -2। इसी तरह से पावर का बताएंगे। ये वर्क हो गया। वर्क का हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है, फोर्स का हमने अभी अभी देखा, m की पावर 1
L की पावर 1 और T की पावर -2, और ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसका होता है, ये किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में। तो ये भी L की पावर 1 है, तो L की पावर 1 और L की पावर 1 क्या हो गया, L की पावर 2 और T की पावर -2। इसी तरह से जो 9th वाला है वो है बेटा एनर्जी। और एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी उतना ही वर्क कर पाती है। तो एनर्जी और वर्क वो दोनों एक ही तरीके के होते हैं, और दोनों की यूनिट भी इसीलिए जूल होती है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है। तो आप ये देखिएगा कि अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही बनकर आएगा, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए बेटा, पावर का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है। Energy into time. वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। Sorry. पावर इनटू टाइम टेकन जो है ना, वो होता है एनर्जी, या वो होता है वर्क डन। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसका बताएंगे क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला सभी बच्चे। ml L2 T to the power -3. बताइए क्या हो गया, m1 L2 T की पावर -3। बताइए समझ गए कि नहीं, बताइए समझ में आ गया Yes, कि sir. नहीं। Yes, sir. विदुषी कनिष्क आप दोनों बताइए समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट m1 L2, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T की पावर -2। अब अपॉन में एक t और आ गया, तो यानी कि t नीचे आ गया तो वो ऊपर जाकर t की पावर -1 बन जाएगा। तो t की पावर -2 और t की पावर -1 क्या बन जाएगा, t की पावर -3। लक्ष्य क्लियर है, हर्षित क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद इसके बाद जरा देखते हैं, अगला टॉपिक आप नोट करेंगे, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से, क्या आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या आप कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। हम कहेंगे हाँ करा जा सकता है, उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, reducing relation among the physical quantities। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, सारा मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, reducing relation reducing relation among the physical quantities। सर वीडियो ब्लर हो रखी है। हो जाएगी अभी ठीक।
reducing relation among the physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश करा जा सकता है, ये देखिएगा। एक एग्जांपल देखेंगे। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जांपल से समझेंगे इसको। लेट अस डिराइव an expression for the let us derive an expression for the centripetal force। मैं centripetal force के लिए एक expression derive करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता centripetal force का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे अगर ये बता दिया जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो मैं उसका फॉर्मूला आसानी से डिराइव कर सकता हूँ। बहुत आसान सा मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल मेथड है। देखिएगा कैसे करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स समझिएगा क्या होता है। वैसे तो हमें उसको भी जानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई एक सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए एक थ्रेड मैंने लिया और थ्रेड के एक कॉर्नर पर मैंने एक स्टोन बांध दिया और दूसरे कॉर्नर को मैंने थ्रेड के दूसरे कॉर्नर को मैंने हाथ से पकड़ लिया और मैं उसको ऐसे 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 गोल गोल घुमाने लग जाऊं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि मैंने उसको थ्रेड को लेकर ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। अब ये थ्रेड है और ये स्टोन बंधा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये स्टोन लगातार ऐसे गोल 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 घूमता जाएगा जब तक मैंने इसको पकड़ रखा है। उसके बाद ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा ये। तो उस दौरान अगर मैं इसको थ्रेड को छोड़ दूं, अगर मैं इसको थ्रेड को छोड़ दूं जहां से मैंने पकड़ रखा है, तो ये ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा, ये ऐसे उड़ता हुआ चला जाएगा। मतलब जब हम इसको घुमा रहे हैं ना इस तरीके से, तो उस दौरान एक ताकत मुझे लगानी पड़ रही है अंदर की तरफ इसको होल्ड करने के लिए। तो सेंटर की तरफ इसको होल्ड करने के लिए जो मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? यस सर। Yes, sir. क्योंकि आप ये देखो कि अगर मैंने सिर्फ उसको पकड़ रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने पकड़ के मैं लगातार घुमाता जा रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं महसूस करूंगा कि मेरे हाथ में ना दर्द होने लगेगा। वो दर्द क्यों होने लगेगा? क्योंकि मैंने लगातार लगातार अगर मैं कहीं पर भी फोर्स लगाऊंगा ना, तो जिस भी तरीके से मैं पैर से फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पैर में दर्द होने लगेगा, मैं हाथ से फोर्स लगाऊंगा तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। तो वो दर्द क्यों होने लगता है? वो इसी वजह से होने लगता है कि इट इंडिकेट्स दैट आई एम अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स ऑन समथिंग। तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका ही नतीजा है कि कहीं किसी पोर्शन में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सेंटर की तरफ रोकने के लिए, इस थ्रेड को सेंटर की तरफ रोकने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इसको आप रोटेशनल मोशन, एक चैप्टर ही पूरा अलग है, उसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल जो लीनियर फोर्स होती है उसका तो रिलेशन मुझे मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं, उसको डिराइव करते हैं अभी। हम ये कहेंगे centripetal force, let us derive an expression for the centripetal force capital F acting on a particle, capital F acting on a particle. Let us derive an expression for the centripetal force capital F acting on a particle of mass small m, moving with velocity small v, moving with
velocity small v in a circle of radius small r. In a circle of radius small r. तो आप ये देखिए कि मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने बोल दिया कैपिटल है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है वो हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में। उन्होंने बोला लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। मतलब वो जो पार्टिकल है, जैसे कि मान लो मैंने स्टोन लिया और स्टोन को घुमाना शुरू करा, तो स्टोन का मास मान लो स्मॉल m दे रखा है और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो m v r और f ये चार चीजें मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो अब मुझे एक रिलेशन डिराइव करना है, वो किस तरह से करूंगा मैं, हम देखेंगे। ये कहेंगे लेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, f किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो मैं लिख दूंगा m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c, हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। ये करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा कि क्योंकि ये फोर्स जो है वो मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर ही डिपेंड करेगा, जब ये तीन चीजें दे रखी हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, m की पावर a पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया है ना। उसके बाद हम कहेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, f इज इक्वल टू k इनटू m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। ये करने के बाद में जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं जानता हूँ, दोबारा देख लेता हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या था, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि L की पावर 1 T की पावर -2। याद है फोर्स का ये था M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अब आगे चलिए, यहाँ पर फिर ना फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिखूंगा, M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट। तो k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। स्मॉल m क्या है, मास, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल M की। तो हम लिखेंगे कैपिटल M की पावर a। स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम यानी कि lt की पावर -1। तो वेलोसिटी की जगह लिखें lt की पावर -1 की होल पावर b। r है रेडियस, रेडियस की लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी कि ये भी लेंथ की कैटेगरी में आएगा, तो l की पावर c। यहां तक बता दो, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आगे देखिएगा, ये हो गया m की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2 ब्रैकेट क्लोज। ये k, और m देखो कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, m की पावर 1, तो एक सिंगल ब्रैकेट कर देंगे m की पावर 1। L की पावर यहाँ पर 1 था, 1 इंटू b हो गया b, यहाँ पर 1 था, 1 इंटू c हो गया c, तो L की पावर b प्लस c, L की पावर हो गया b प्लस c, T की पावर -b। बताइए समझ गए? Yes, sir. विदुषी क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य है, Yes, sir. आस्था, भव्या, गणेश। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिएगा, अब बेहद आसान है तरीका। हम कहेंगे कंपेयरिंग the like coefficients on both sides। लाइक कोफिशिएंट्स ना बोलकर लाइक एक्सपोनेंट्स बोल दीजिए बेटा।
कोफिशिएंट्स नहीं है यहाँ पर, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स। लाइक एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए इधर m की पावर, अच्छा ये वाली जो इक्वेशन थी इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। m की पावर इधर 1 है, इधर m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो t की पावर माइनस b है, t की पावर माइनस 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, +2 हो गई। इधर l की पावर क्या है, b प्लस सी, इधर l की पावर क्या है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। b की वैल्यू 2 है, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1। a b और c की वैल्यू आ गई, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो ए बी और सी की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। आप लिखिएगा नाउ नाउ put the values now put the values of a b and c in equation 1। इक्वेशन 1 में a b और c की वैल्यू डाल दो। तो f इज इक्वल टू k इंटू m की पावर a यानी कि m की पावर 1, b की पावर b यानी कि b की पावर 2, और r की पावर c यानी कि r की पावर -1। इस -1 को नीचे ले आओ, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, k mv स्क्वायर अपॉन r। समझ गए। सर यहाँ के क्या है? कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप के की टर्म्स में ही छोड़ देंगे इसको। समझ गए, बताइए जी, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं काफी। अब सर एक सेकंड साइड हो जाइए। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ कल स्कूल की छुट्टी है सबकी। Yes, sir. नो सर। No, sir. किस टाइम तक रहता है स्कूल। सर 1 बजे तक। अच्छा, और बाकी और किसका, विदुषी तुम्हारा Sir, same time. 1 बजे तक रहेगा। ठीक है, कल आपकी फिजिक्स की एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं रात में 9 बजे। Yes, sir. यस सर। बाकी Yes. बच्चे को बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No, sir. No, sir. ठीक है, तो कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा फिजिक्स की, उसमें यही इसी तरीके के क्वेश्चंस देखे जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नोट करें। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। कंसीडर consider a simple pendulum having a bob attached to a string. Consider a simple pendulum having a bob attached to a string, comma, that oscillates under the action that oscillates under the action of the that oscillates under the action of the force of gravity. Full stop. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum suppose that the period of oscillation
of the period of oscillation of the simple pendulum depends on first part है mass m of the bob, mass m of the bob. सेकंड है लेंथ l of the pendulum. Length L of the pendulum. Third, acceleration due to gravity small g. Acceleration due to gravity small g at the place. Full stop. Derive the expression for its time period. Derive the expression for its time period using method of dimensions. Using method of dimensions. अब देखिएगा अगर मैं किसी भी सिंपल पेंडुलम की बात करता हूँ तो सिंपल पेंडुलम जो है वो ऐसे होती है. आपको ये पता हो या ना पता हो उससे कोई फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम को हमने पुश करा तो एक बार ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर वापस ये आएगा तो वापस ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऐसे इस पोजीशन में ऐसे आ जाएगा. सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ को L ले लिया. ये जो बॉल होती है इसको कहते हैं बॉब. इसका मास दे रखा है m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है स्मॉल g. तो जो टाइम पीरियड है हम ये बोलते हैं कि सिंपल पेंडुलम की ये मीन पोजीशन है. अगर मैंने इसको पुश करा तो ये आगे गया, फिर पीछे आया और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. तो आगे जाने में, फिर पीछे आने में और फिर वापस इस मीन पोजीशन में आने में जो टोटल टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. ठीक है, हमें इतना सब कुछ जानने की जरूरत वैसे है नहीं. टाइम पीरियड सिंपली किस कैटेगरी में आएगा? टाइम की कैटेगरी में आएगा, कैपिटल टी की कैटेगरी में. वो पूछ रहे हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड. तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या चीजें दे रखी है. मास m, मैं लिखूंगा m की पावर a, लेंथ l तो l की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g. स्मॉल g जो है वो भी तो हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है उसकी यूनिट भी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये हो गया g की पावर c. इसको मैं लिखूंगा जैसे टाइम है, इसको मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू k इंटू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c. इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. और टाइम जो है, टाइम को क्या लिखेंगे? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1. समझ गए इतना? मास किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल M की कैटेगरी में. लेंथ किस कैटेगरी में आएगी? कैपिटल L की कैटेगरी में. और g एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि L t की पावर -2. कर लोगे अपने आप? बताइए, आपको दोनों तरफ कंपेयरिंग करनी है, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है, a b c की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है. कर पाएंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir.
सर लेकिन अभी जी को हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब डायमेंशनल फॉर्म में भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ वो आप लिख लेना ना, वो आप लिख लेना, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके सर। हाँ वो आपको करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद कल जो है, कल वैसे एज पर शेड्यूल तो आपकी शाम को 5:30 बजे तो मैथ्स की क्लास होगी, और नाइट में कल 9 बजे मैं आपकी फिजिक्स की क्लास लूंगा, तो प्रिपेयर रहना। मैं इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके जो हम डेरिवेशन करते हैं, मैं इसको आगे कल कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है? यस सर। चलिए जी Okay, फिर, sir. ओके Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. ये करके रखना बेटा सभी बच्चे। सर इस चैप्टर को ओवर होने में कितना टाइम लगेगा? मुझे मालूम है 4 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले करा दूंगा, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? चलिए जी, ओके।